दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इस कहानी के छठे भाग में। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पाँचवें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें। मेरे सभी चैनल इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। मेहनत बहुत करती हूँ लेकिन कोई भी चैनल अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक नया चैनल ओपन कर दूँ, और आज से ओपन भी कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक करें। इसी चैनल पर मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ अपलोड करूँगी अगर आप लोगों का प्यार मिला तो। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। सेजल बहुत खुश थी। उसकी पार्टी शानदार रही और जिस मकसद से उसने पार्टी दी थी वो मकसद उसका पूरा हो गया था। मम्मी, शाम को कितनी बजे चलने का प्रोग्राम है? सेजल ने सुनंदा से पूछा। अब वो पंकज की पार्टी में जाने को एक्साइटेड थी। कहाँ पर? सुनंदा ने पूछा। अरे, जानकी आंटी की पार्टी में, सेजल ने हैरानी से कहा। वो ऐसे बोली मानो सुनंदा का ये सवाल पूछना किसी गुनाह से कम नहीं हो। पापा आएंगे उसके बाद ही तो जाएंगे। क्यों? सुनंदा बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, सेजल ने मायूसी से कहा। सेजल में ये कह रही थी, तुमने अपनी रिंग शिखा को दे दिया तो चलो एक दूसरी रिंग ले आते हैं ना। सुनंदा बोली। क्या करना है मम्मी, इतने सारे गिफ्ट दे तो दिए। सेजल ने मना कर दिया। अरे तो क्या हुआ, अब वहाँ सबके सामने भी तो कुछ देना पड़ेगा। चलो कुछ छोटा मोटा सा गिफ्ट मैं भी ले लेती हूँ और कुछ तुम भी ले लेना। सुनंदा बोली। मम्मी, मैं थक गई हूँ, आप चली जाओ, जो आपको समझ आए ले लेना। सेजल ने मुंह बनाकर कहा। पता है बेटा, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, थकावट तो लगी होगी, लेकिन अगर तुम रहोगी तो मुझे थोड़ी सी मगजमारी कम करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। अपने पापा को तो जानती ही हो, वो एयरपोर्ट से आने के बाद तो सीधा टीवी में ऐसे घुस जाते हैं कि कहीं हिलने का भी उनका दिल नहीं करता। सुनंदा ने कहा। ठीक है मम्मी, चलो। सेजल ने अनमने भाव से हाँ बोला। सेजल और सुनंदा तैयार होकर बाजार के लिए निकलने वाली थी, तभी कृष्णकांत जी भी आ गए। लो मम्मी, पापा आ गए। सेजल खुश होकर बोली। इतनी जल्दी? सुनंदा चौंक गई। वो दोनों आपस घर में आ गई। पापा, आप इतनी जल्दी आ गए? सेजल ने पूछा। हाँ बेटा, आज आलोक की यहाँ पार्टी में जाना है ना, इसीलिए सोचा जल्दी चलिए चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारी माँ को शिकायत रहती है कि मैं इन पे ध्यान नहीं देता हूँ। कृष्णकांत जी मुस्कुराते हुए बोले। सुनंदा के होठों पे एक मुस्कुराहट आ गई। अच्छा ये बताओ, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? सॉरी बेटा, मैं नहीं आ पाया, वो आज एक बहुत ज़रूरी काम करने लगा, इसी वजह से नहीं पहुँच पाया। पापा, बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया, आप होते तो देखते। सेजल ने खुश होकर कहा। अब अगर आ ही गए हैं तो चलिए मार्केट, हम लोग जा रहे थे, आप भी चलिए, मुझे कुछ काम है। सुनंदा बोली। तो तुम लोग चली जाओ ना, ड्राइवर है तो मैं थोड़ी देश दुनिया का हाल देख लेता हूँ। कृष्णकांत जी ने कहा। देश दुनिया का छोड़िए, अपनी पत्नी और बेटी का हाल देखिए। घर पर इतनी अच्छी गैदरिंग थी और आप हैं कि अपनी ही घर की पार्टी में नहीं आए, और अब परिवार अकेले मार्केट जा रहा है और आपको देश दुनिया की पड़ी है। सुनंदा ने तुनक कर गुस्सा दिखाते हुए कहा। पापा प्लीज़ साथ में चलिए ना, पापा प्लीज़। वैसे भी कहाँ आप हमारे साथ कहीं जाते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, अब आ गए हैं तो साथ में चलते हैं। सेजल ने अपने पापा से रिक्वेस्ट किया। अच्छा ठीक है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर चलते हैं। कृष्णकांत जी ने कहा। सेजल भागकर अंदर गई और कृष्णकांत जी उस रूम में घुस गए। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर बाहर आए और फिर एक साथ मार्केट की तरफ चल पड़े। रास्ते भर सेजल अपने पापा को पार्टी की विस्तृत जानकारी देती रही। वो वाकई आज बहुत खुश थी। पूरा परिवार जब मार्केट में पहुंच गया तो कृष्णकांत ने सुनंदा से कहा। सुनंदा, तुम दोनों उतर कर यहीं खड़ी रहो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ठीक है, सुनंदा बोली। सेजल और सुनंदा गाड़ी से उतर गई और एक तरफ खड़ी हो गई और कृष्णकांत जी अपनी गाड़ी लेकर उसे पार्क करने चले गए। गाड़ी से उतरकर दोनों सड़क के किनारे बने हुए फुटपाथ पे खड़ी थी और कृष्णकांत जी का इंतजार कर रही थी। अभी दोनों को खड़े हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक से दो लड़की
एक काली पल्सर बाइक पर से तेज़ रफ्तार से आई। एक लड़का बाइक चला रहा था और दूसरा उसके पीछे बैठा था। दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। आते ही उन्होंने सुनंदा के गले में पहने हुए सोने की चेन पे झपट्टा मारा। सुनंदा ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लड़के का निशाना इतना सटीक था कि उसका हाथ सीधा सुनंदा के गले में लटके हुए जंजीर पे ही गया और उसने जंजीर को पकड़ के एक झटके से उसे खींचा। चूँकि जंजीर मोटा था और मजबूत था, इसीलिए जंजीर तो नहीं टूटा, लेकिन ज़ोर से खींचने की वजह से सुनंदा आगे की तरफ लड़खड़ा गई। अभी किसी को कुछ समझ में आता तब तक उस चोर ने एक दूसरा झटका मारा और चेन टूट गई और उस लड़की के हाथ में आ गई। जोर के झटके की वजह से सुनंदा के गर्दन पे जोर से खिंचाव पड़ा, जिससे उनकी चीख निकल गई और वो बुरी तरह लड़खड़ा कर आगे की तरफ गिरने लगी। उन्होंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन संभल नहीं पाई और बहुत ही ज़ोर से आगे की तरफ धड़ाम से गिरी। गिरते ही उनका माथा फुटपाथ पर लगे हुए उभरे पत्थर से टकराया। इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई मानो कोई छोटा मोटा बम फटा हो और ज़ोरदार चीख के साथ ही पूरा बाजार गूंज उठा। सुनंदा का सिर बुरी तरह से फट गया था और उसमें से बेतहासा खून निकलने लगा। वो दर्द से बुरी तरह चीखने और छटपटाने लगी और सेजल अपनी मम्मी का ये हाल देखकर बुरी तरह चीखने और रोने लगी। वो बुरी तरह घबरा गई थी। सुनंदा के आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग उस बाइक के पीछे भागे। सुनंदा के सिर में बहुत तेज़ी से खून बह रहा था। सिर का बहुत बड़ा हिस्सा फट गया था और सुनंदा दर्द से तड़प रही थी। सेजल ने दौड़कर अपनी मम्मी को संभाला और उठाने की कोशिश में ही सुनंदा के सिर से खून निकलने की रफ्तार और तेज़ हो गई। सेजल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बुरी तरह घबरा कर बस रोए जा रही थी। अपनी मम्मी के ही खून से वो पूरी तरह सन गई थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ। लोगों के कहने पर सेजल ने अपनी मम्मी के चोट वाले हिस्से को अपने दुपट्टे से कसकर बांध दिया, जिससे खून का निकलना बंद हो जाए। लेकिन चोट बहुत गहरी और घाव बहुत बड़ा था। खून का निकलना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी देर के बाद कृष्णकांत जी भीड़ को चीरते हुए आए और उन्होंने सुनंदा की हालत देखी तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। सेजल अपने पापा को देखकर और बुरी तरह रोने लगी। कृष्णकांत जी ने सेजल को चुप करवाया और फिर सुनंदा को किसी फूल की तरह अपनी गोदी में उठा लिया और लेकर दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की तरफ भागी। सेजल उनके पीछे पीछे दौड़ती और रोते हुए जा रही थी। कृष्णकांत जी ने सेजल को चाबी दिया और जल्दी से गाड़ी खोलने के लिए कहा और फिर गाड़ी खोलते ही सुनंदा को पिछली सीट पे लिटा दिया। सेजल, मम्मी के पास बैठो और मम्मी का ध्यान रखो, मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, कहकर कृष्णकांत जी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की तरफ तेज़ी से चल पड़ी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। सेजल का दुपट्टा पूरी तरह सुनंदा के खून से भीग गया था और अब वो दुपट्टे से बाहर भी निकलने लगा था। इतना सारा खून सेजल ने इसके पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो बहुत ही बुरी तरह घबराई हुई थी। सुनंदा लगातार करा रही थी। जाहिर सी बात है कि उन्हें बेहद तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने सेजल का हाथ कसकर पकड़ रखा था। एक दो बार उन्होंने सेजल को रोते देखकर उसका हिम्मत बढ़ाया, लेकिन कब तक खून का निकलना बदस्तूर जारी रहा और फिर धीरे धीरे सुनंदा का शरीर शिथिल होता चला गया। सेजल ने सुनंदा के शांत होते ही जोर जोर से मम्मी मम्मी बोलना शुरू किया, लेकिन सुनंदा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी चेतना लुप्त हो चुकी थी। पापा जल्दी चलो, मम्मी बेहोश हो गई हैं, सेजल ने रोते हुए कहा। कृष्णकांत जी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कृष्णकांत जी सबसे पहले सबसे पास के हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेकर पहुँचे। डॉक्टर भागता हुआ आया और उसने सुनंदा की हालत देखी तो बोला, सॉरी सर, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत खून बह रहा है, इन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा और इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। सर प्लीज़ आप एडमिट करके ट्रीटमेंट कीजिए, मैं ब्लड का अरेंजमेंट कर लूँगा, प्लीज़ सर, कृष्णकांत जी ने रिक्वेस्ट किया। सॉरी सर,
हम इनको एडमिट नहीं कर सकते। इनके सिर में चोट लगी है और उसकी जांच करने के लिए भी अत्याधुनिक मशीन चाहिए जो इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। मेरी सलाह है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाइए, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए। प्लीज़, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर की बात सुनकर कृष्णकांत जी का दिल दहल गया। उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी बंद की और जिस रफ्तार से आए थे उसी रफ्तार से निकल गए। पास में ही एक दूसरा हॉस्पिटल था जो काफ़ी बड़ा और नामी हॉस्पिटल था। कृष्णकांत जी सुनंदा को लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने तुरंत सुनंदा को एडमिट किया। डॉक्टरों ने तुरंत ही सुनंदा को आईसीयू में डाल दिया क्योंकि सुनंदा की हालत काफ़ी ख़राब थी। शरीर का सारा ब्लड ऐसा लग रहा था निचुड़ गया हो और उनका शरीर पीला पड़ गया था और वो अपने होश हवास भी नहीं थी। बस कभी दर्द की वजह से हल्की सी कुनमुना बह जाती थी और उनके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती। इसके अलावा उनके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची कि वो अपना हाथ भी हिला पाए। सेजल का रो रो कर बुरा हाल था। कृष्णकांत ने उसे अपने सीने से लगा रखा था और समझा रहे थे। सुनंदा के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि सुनंदा की चोट काफ़ी गंभीर थी और अगर जल्दी खून नहीं रुका तो फिर कुछ भी हो सकता था। आलोक ने शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखा था। 5 स्टार होटल का बड़ा सा हॉल पंकज के बर्थडे के लिए पूरा बुक था। ढेर सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को उन्होंने बुलाया था और बहुत ही बेहतरीन सजावट और अरेंजमेंट थी। सुनंदा, पंकज और आलोक आने वाले मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे। सब आते पंकज को विश करते और आलोक और जानकी से बातें कहते और पंकज को आशीर्वाद देते और बधाई देते। जानकी, आलोक और पंकज तीनों बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे थे। उनका पहनावा और उनके कपड़े बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव थे। पंकज भी बहुत खुश था। बीतते हुए वक्त के साथ ही मेहमान बढ़ते जा रहे थे। तभी एंट्री गेट से शिखा का आगमन हुआ। पंकज की इस पार्टी के लिए वो शानदार तैयार होकर आई थी। वो सुंदर तो थी ही, और आज जब पंकज की पार्टी के लिए सज संवर कर आई थी तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई परी उतर आई हो। उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। पंकज तो शिखा को देखते ही उसे देखता रह गया, मानो पहली बार देख रहा हो। शिखा का चेहरा ऐसा ग्लो कर रहा था मानो चंद्रमा की सारी चांदनी शिखा के चेहरे पे सिमट कर रह गई हो। वो मुस्कुराते हुए बड़ी अदा से चलते हुए पंकज के पास आई और पंकज को बधाई दिया। आलोक ने और जानकी भी शिखा से मिले। उन्होंने शिखा की तारीफ़ की, हाल चाल पूछा और फिर दूसरे मेहमानों की आवभगत में लग गए। पंकज अभी भी शिखा को ही देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो, पहले नहीं देखा है क्या? शिखा इतराते हुए बोली। पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो शिखा में ही खो कर रह गया हो। वो तो बस एकटक शिखा को ही देखे जा रहा था। पंकज, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? शिखा ने पंकज को पकड़कर झकझोरा। पंकज जैसे नींद से जागा हो। ओ माय गॉड। पंकज शिखा के चेहरे को देखकर हैरान था। क्या? शिखा मुस्कुराते हुए बोली। शिखा, इट्स नॉट फेयर, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? पंकज ने तुनक कर कहा। क्या? मैंने क्या किया? शिखा को पंकज की बातें समझ नहीं आई। वो हैरानी से बोली। ये मेरी बर्थडे की पार्टी है ना? पंकज ने उसी लहजे से कहा। तो? शिखा की आंखें सिकुड़ गई। तो क्या? तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? तुम इतनी ग्लो कर रही हो, इतनी प्रिटी, इतनी गॉर्जियस लग रही हो, तो सब लोग तो तुम्हें ही देखेंगे, फिर मुझे कौन देखेगा? पंकज ने मुंह बनाकर कहा। पंकज की बातें सुनकर शिखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके हंसते ही उसके दूधिया सफ़ेद मोती जैसे दांत चमक उठे। पंकज की बातें सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। हंसो मत, तुमने ना मेरी पूरी पार्टी ख़राब कर दी। अब सारा अट्रैक्शन तो तुम ही ले जाओगी और मैं बर्थडे बॉय, मुझे कौन पूछेगा? पंकज बोला। मैं हूँ ना, मैं देखूँगी, और सच बताऊँ तो तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। शिखा ने मुस्कुरा कर कहा। सच्ची में?
कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही हो? पंकज ने मासूमियत से पूछा। दिल कर रहा है, तुम्हें ज़ोर से हक करके किस कर लूँ? शिखा ने मुस्कुराते हुए पंकज से आहिस्ता से कहा। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक शरारत साफ साफ दिख रही थी। तो कर लो, किसने रोका है? पंकज ने अपना गाल आगे कर दिया। धत, सबके सामने, बेशरम कहीं की। शिखा शर्मा गई। शर्म से उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तो क्या हुआ? प्यार किया है तो डरना क्या? पंकज ने भी शरारत से कहा। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है, ये लो, कहकर शिखा ने पंकज का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मानो सच में किस कहने जा रही हो। हे पागल! पंकज को शिखा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो बुरी तरह हड़बड़ा गया और हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? डर गए फट्टू कहीं के? शिखा पंकज की हालत का मजा लेते हुए हंसते हुए बोली। पंकज के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ गई थी। अभी सब लोग हैं, वरना अभी तुम्हें बताता कि फट्टू कौन है। पंकज ने कहा। हाँ पता है, कौन है डरपोक? शिखा ने पंकज की खिल्ली उड़ाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ सेजल कहाँ रह गई? पंकज ने पूछा। मुझे क्या मालूम, मेरी बात नहीं हुई उससे। तुमसे भी नहीं हुई क्या? शिखा ने पूछा। नहीं, मैं बिजी था, मैंने बात नहीं किया। पंकज ने चिंता से कहा। छोड़ो ना, आ ही जाएगी, अभी क्यों परेशान हो? शिखा ने कंधे उचकाते हुए कहा। तभी जानकी और आलोक किसी गेस्ट को अपने साथ लेकर पंकज से मिलाने आए और फिर पंकज उनका अभिवादन करने में व्यस्त हो गया। शिखा वहीं पास में खड़ी थी। धीरे धीरे बहुत सारे मेहमान आ गए और फिर पंकज की 25वें जन्मदिन का धमाकेदार सेलिब्रेशन शुरू हुआ। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। पंकज ने एक किंग साइज बड़ा सा केक काटा। वो बहुत खुश था। उसके साथ साथ उसका परिवार भी बहुत खुश था। बारी बारी से अपने खास लोगों को केक खिलाते हुए जब उसने सेजल और उसके परिवार को नहीं देखा तो उसने अपनी मम्मी से सेजल के बारे में पूछा, जानकी को भी। तभी सेजल और उसकी फैमिली का ध्यान आया। सबसे पहले जानकी की नज़रों ने हॉल में ही चारों तरफ उन सबको ढूंढा, लेकिन वो सब कहीं नहीं दिखे। तो फिर जानकी ने कई लोगों से सुनंदा और सेजल के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी सेजल और सुनंदा को नहीं देखने की बात की। जानकी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। सुनंदा के न आने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो नहीं आई। ये जानकर जानकी को हैरानी हो रही थी। आखिरकार उसने सुनंदा के नंबर पर कॉल किया, जिससे वो उनसे ना आने की वजह पूछ सके। पूरा बिल गया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। जानकी को हैरानी हो रही थी कि सुनंदा नहीं आई और ना ही उसके घर से कोई आया, और अब फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। लेकिन अभी बहुत सारे मेहमान थे, इसीलिए उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन उसका दिमाग वहीं अटका हुआ था। वो सुनंदा और उसके परिवार की इस पार्टी में ना आ पाने की वजह जानने के लिए बेताब थी। जैसे ही जानकी थोड़ी सी फ्री हुई, उसने फिर से सुनंदा को कॉल किया, लेकिन परिणाम वही, ढाक के 3 पात। फ़ोन नहीं उठा। अब जानकी को थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन वो इतनी रात गए कर भी क्या सकती थी। उसने कल सुबह सबसे पहले सुनंदा के घर जाकर सुनंदा की पार्टी में ना आने की वजह जानने का निर्णय किया। पूरी रात सुनंदा आईसीयू में रही। कृष्णकांत जी और सेजल दोनों वेटिंग एरिया में बैठकर किसी शुभ समाचार की उम्मीद में रात भर जागते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा समाचार नहीं मिला जिससे उन दोनों को राहत मिली। सुबह के करीब 4 बज गए। सेजल अपने पापा के कंधे पे अपना सिर रख कर बैठी हुई थी। अभी अभी उसे हल्की सी नींद आई थी, इसीलिए वो अपने पापा के कंधे पर सिर रख कर सो गई थी। कृष्णकांत जी भी बैठे बैठे ही झपकी ले रहे थे। तभी अंदर से एक नर्स निकल कर आई और बोली, पेशेंट सुनंदा के साथ वाले कौन है? सुनंदा का नाम सुनकर कृष्णकांत जी ने फटाक से आंखें खोली और हड़बड़ा कर उठ गए। जी मैं हूँ। कृष्णकांत जी जल्दी से उठे। उन्होंने सेजल को हल्के से जगाया, सीधा किया और उठकर खड़े हुए। नर्स की आवाज़ सुनकर सेजल भी जाग गई। दोनों भाग कर नर्स के पास पहुँची। जी बताइए, कैसी हैं वो? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? कृष्णकांत जी ने अधीर होकर पूछा। नहीं, अभी तो नहीं मिल सकती। अभी 24 घंटे बाद ही आप मिल सकते हैं, वो भी अगर डॉक्टर ने परमिशन दिया तो। वैसे ये जानकी कौन है? आप हैं क्या जानकी? उस नर्स ने सेजल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नहीं,
ये नहीं है, कोई और है। ये तो सेजल है, उनकी बेटी। बताइए क्या हुआ? कृष्णकांत जी उत्सुकता से पूछे। वो बार बार जानकी का नाम ले रही हैं, तो अगर वो आ सके तो उनको बुला दीजिए, जिससे अगर डॉक्टर परमिशन देंगे तो उनसे मिल सके। सुबह 8 बजे जब सीनियर डॉक्टर का विजिट हो जाएगा तब आप लोगों को हो सकता है मिलवाएंगे। नर्स ने कहा। जी ठीक है। कृष्णकांत जी बोले। सिस्टर, मम्मी कैसी हैं? सेजल ने बेचैन होकर पूछा। चोट बहुत गहरी है बेटा, 21 टाँके लगे हैं। इसके अलावा दिमाग के अंदरूनी हिस्सों पर भी चोट लगी है। शायद वो तो जो डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं वही एक्चुअल सिचुएशन बता सकते हैं, लेकिन मामला सीरियस तो है। ब्लड बहुत ज़्यादा निकल गया है। बाकी भगवान है ही बेटा, हम सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, नर्स ने कहा और वापस चली गई। कृष्णकांत जी की आंखों में आंसू भर आए और सेजल की आंखों के आंसू तो एक बार फिर से लुढ़क कर गालों पर आ गए। दोनों वापस जाकर उसी बेंच पे बैठ गए जहाँ बैठे थे। सेजल बेटा, तो मेरी गोदी में सिर रख कर थोड़ी देर सो लो, मैं बैठा ही हूँ। कृष्णकांत जी ने कहा। नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है। सेजल ने उदास होकर कहा। घबराओ मत बेटा, मम्मी को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। आओ, कहकर कृष्णकांत जी ने सेजल को ज़बरदस्ती उसी बेंच पे लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोदी में रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों को सहलाने लगे और सिर को थपकाने लगी। सेजल की आंखों से झरझर आंसू बहकर निकलने लगे। अचानक से क्या हो गया? कहाँ तो पंकज की पार्टी में जाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी और अब कहाँ आकर बैठे हैं। सुबह करीब 6 बजे जानकी की आँख खुली। पंकज और आलोक अभी भी सो रहे थे क्योंकि देर रात तक जागे हुए थे, लेकिन जानकी की सुबह उठने की आदत थी तो वो उठ गई। उठकर वो जल्दी से फ्रेश हुई और फटाफट तैयार हो गई। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। सुनंदा का और पूरे परिवार का आना उसे खटक रहा था, इसीलिए उसने सुबह सुबह ही सुनंदा से मिलने उसके घर जाने का सोचा। जानकी ने 1 कप चाय पिया और फिर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा और फिर सुनंदा के घर की तरफ चल पड़ी। सुनंदा के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर पे ताला लगा है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, पर पता चला कि वो लोग तो कल करीब 3-4 बजे से ही कहीं गए हैं और अभी तक नहीं आए और ना ही कोई संदेशा आया। सुनंदा को जरूर जानकी को जरूर किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गार्ड से कृष्णकांत का नंबर लिया और तुरंत वहीं से उन्हें कॉल किया। थोड़ी देर बाद कृष्णकांत जी ने फ़ोन उठाया। भाई साहब, मैं जानकी बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप सब? जानकी ने धड़कते दिल से पूछा। भाभी क्या बताऊँ, सुनंदा का एक्सीडेंट हो गया, उसे रात से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो बहुत सीरियस है, आईसीयू में है। कहते कहते कृष्णकांत जी की आंखें छलछला आई और कलेजा भर आया। वाट? कब? कैसे? जानकी की आंखें फैल गई। आखिर में उसका अंदेशा सच हो ही गया। कल शाम को भाभी जी वो आपको याद कर रही है, अगर आप आ सके तो आ जाएं प्लीज़। हम लोग लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं। कृष्णकांत जी ने कहा। जी मैं तुरंत आ रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और घबराइए मत, सुनंदा को कुछ नहीं होगा। जानकी ने कृष्णकांत को तसल्ली दी। क्या हुआ मैडम जी? साहब को और मैडम सब ठीक तो है ना? गार्ड जानकी की बात सुनकर घबरा गया। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सुनंदा मैडम का एक्सीडेंट हो गया है तो हॉस्पिटल में है। आप लोग घर का ज़रा अच्छे से ध्यान रखना और मुस्तैद रहना। बिना जान पहचान या इजाज़त के किसी को अंदर मत आने देना। और मेरा नंबर लिख लो, अगर तुम्हारे साहब का नंबर नहीं लगता तो मुझसे बात कर लेना, मैं बात करवा दूंगी। मैं भी उन्हीं के पास रहूंगी। जानकी ने गार्ड को अच्छे से समझा दिया और फिर हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचकर जानकी को सारा वाक़या पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने रोती हुई सेजल को संभाला और कृष्णकांत को भी समझाया। उन्होंने सेजल को अपने पहलू में समेट लिया
और उसे ढांढस बंधाते हुए समझाने लगी। विजिटिंग आवर में सबसे पहले कृष्णकांत जी सुनंदा से मिलने आईसीयू में गए। सुनंदा के सिर पे बहुत बड़ी पट्टी बंधी थी। कृष्णकांत जी उसके पास पहुंचे तो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। एक तरफ ब्लड चढ़ रहा था और दूसरी तरफ ड्रिप लगी हुई थी। इसके अलावा उनके बीपी पल्स और हार्ट रेट की मॉनिटरिंग के लिए उंगलियों और पूरे शरीर में तारों का जाल सा लगा हुआ था, जो पास में ही लगी हुई एक मॉनिटर से कनेक्टेड था, और उनकी पल पल की स्थिति की जानकारी उसी मॉनिटर पे फ्लैश हो रही थी। कृष्णकांत ने जाकर हल्के से सुनंदा को आवाज़ दिया। कृष्णकांत को देखते ही सुनंदा की आंखों से आंसू बह निकले और कृष्णकांत जी का दिल भी सुनंदा को इस हाल में देखकर भर आया। लेकिन उन्होंने सुनंदा का हाथ पकड़ा और उसे समझाने लगे। उन्होंने अपने हाथों से सुनंदा के गालों पे बह आए आंसू पोंछे और समझाते रहे। सुनंदा ने कसकर कृष्णकांत का हाथ थाम रखा। सेजल कहाँ है? सुनंदा ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। बाहर बैठी है, कृष्णकांत जी ने कहा। उसका ध्यान रखना, उसे कुछ खिला देना, सुनंदा ने हल्की सी आवाज़ में कहा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है, बस तुम अपना ध्यान रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। कृष्णकांत जी बोले, मेरी वजह से कोई पार्टी में भी नहीं जा पाया होगा, जानकी को पता है कि नहीं? सुनंदा बोली, हम सब पार्टी में नहीं गए। रात में कई बार जानकी भाभी ने फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। तो सुबह सुबह ही जानकी भाभी अपने घर पर गई। वहाँ से उन्हें पता चला तो अभी अभी हॉस्पिटल आई हैं। कृष्णकांत जी बोले, सेजल भी बहुत परेशान होगी, एक बार उसे भी भेज दो, देख लो, और फिर जानकी को भेज देना। सुनंदा ने आहिस्ता से कहा। हाँ ठीक है, भेज दूंगा, लेकिन ज़्यादा बातें मत करना, पहले ठीक हो जाओ, फिर खूब बातें करना। कृष्णकांत जी ने सुनंदा के हाथ से हिलाते हुए कहा। अच्छा, मैं बाहर जाता हूँ, यहीं हूँ बाहर, घबराना मत, मैं सेजल को भेजता हूँ। कृष्णकांत जी बोली। ठीक है, सुनंदा ने कहा। कृष्णकांत जी की आंखें भर आई थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकले और सेजल और जानकी दोनों को अंदर भेजा। सेजल अपनी मम्मी को इस हाल में देखकर फपक पड़ी। जानकी ने सेजल को संभाल रखा था। सेजल, यहाँ आओ बेटा। सुनंदा ने सेजल को आहिस्ता से अपने पास बुलाया। सेजल रोती हुई अपनी मम्मी के पास आई। सुनंदा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, रो मत, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम पापा का ध्यान रखना और अपना भी। सेजल ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गर्दन हिला दी। उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। सुनंदा ने हाथ बढ़ाकर सेजल के आंसू पोंछे और उसे समझाया, घबराओ मत बेटा, अगर कुछ कहना हो तो जानकी आंटी से बोल देना। तू सेजल की चिंता मत कर सुनंदा, मैं हूँ ना, बस तू जल्दी ठीक हो जा, जानकी ने सुनंदा से कहा। थोड़ी देर बातें करने के बाद सुनंदा ने सेजल से कहा, सेजल जाओ, बाहर जाओ, पापा को कॉफ़ी वगैरह लाकर कुछ दे दो, कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा, और ख़ुद भी खा लेना, और चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ। सुनंदा हल्के हल्के बोली, मैं जा रही हूँ, मैं बाहर से ले आती हूँ, जानकी बोली। सुनंदा ने जानकी का हाथ पकड़ लिया और बोली, जानकी रुको, तुमसे कुछ बात करनी है। जानकी ने सेजल को बाहर भेज दिया और खुद रुक गई। यहाँ आओ मेरे पास, बिल्कुल, सुनंदा बोली। जानकी ने अपना स्टूल सुनंदा के बिल्कुल पास सरका लिया। जानकी कहते ही सुनंदा पपक कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था बहुत देर से खुद को जब्त किए बैठी सुनंदा का धैर्य छूट गया हो। जानकी ने सुनंदा के हाथों को अपने हाथों से हल्के से थपका और बोली, क्यों रो रही हो? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी आंसू मत गिराओ। नहीं जानकी, मुझे लग रहा है मेरा बचना मुश्किल है। सुनंदा रोते सुबकते हुए बोली, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो सुनंदा? ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा मत सोचो। जानकी ने सुनंदा को झिड़का। जानकी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सेजल का ध्यान रखना। वो बहुत मासूम है, उसे इस दुनिया की समझ नहीं है,
उसका तुम ही सहारा बन जाना प्लीज़। वो कभी भी अकेले नहीं रही है, मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ। सुनंदा बहुत ही ज़्यादा भावुक हो रही थी। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो सुनंदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जानकी ने झल्लाकर कहा। नहीं जानकी, मेरी बात सुनो। तुम हर बार कहती थी ना कि सेजल को मुझे दे दो, सेजल को मुझे दे दो। तो लो, आज मैं अपनी सेजल को तुम्हें दे रही हूँ, तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। अगर उसे जरा सी भी तकलीफ़ हुई तो फिर जान लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुनंदा पपक पपक कर रोते हुए बोली। सुनंदा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ज़्यादा बोलो मत प्लीज़, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जानकी ने कहा। नहीं जानकी, आज नहीं कह पाई तो फिर शायद मौका ना मिले। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी सेजल बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसी है, मेरे बिना वो टूट जाएगी, इसीलिए तुम्हें सुनंदा बनकर उसे संभालना पड़ेगा। मेरा इतना छोटा सा काम कर दोगी क्या? प्लीज़ जानकी, प्लीज़, एक तुम ही हो जिससे मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ। सुनंदा ने रोते हुए कहा। सेजल की चिंता मत करो तुम, मैं हूँ ना, जानकी ने कहा। जानकी, सेजल बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द, जो तकलीफ़ मुझे मिली है वो सेजल को मिले। मैं तो झेल गई, सेजल नहीं झेल पाएगी, वो टूट कर बिखर जाएगी। तुम बार बार कहती थी ना कि क्यों मैं बार बार सेजल को बदलने के लिए कहती हूँ, क्यों कहती हूँ कि स्मार्ट हो जाओ, मॉडर्न हो जाओ, इसीलिए जिससे इस दुनिया से मिले दर्द को झेल पाओ। वो इस लायक नहीं है कि किसी दर्द को झेल पाए, उससे ही नहीं पाएगी, उसका दिल बहुत नाजुक है। सुनंदा बोली। ये क्या कह रही हो सुनंदा, कैसा दर्द, और क्यों दर्द मिलेगा कोई? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? जानकी बोली। बहकी बहकी बातें नहीं जानकी, जो कुछ कभी मेरे साथ हुआ था अब वही सब मेरी सेजल के साथ हो रहा है। मैं जानती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी सेजल उसी तकलीफ़ से गुजरे जिससे मैं कभी गुजरी थी। मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती थी, ना कभी बताया, लेकिन आज अगर मैंने नहीं बताया तो शायद तुम मेरे उस दर्द को ना महसूस कर पाओ जो मैंने ज़िंदगी भर सहा है, और तुम सेजल के दर्द को भी नहीं समझ पाओ। याद है जब हम और तुम कॉलेज में पढ़ते थे, जिस दिन तुमने आलोक से अपने प्यार का इजहार किया था? हाँ हाँ याद है, जानकी ने उत्सुकता से कहा। उस दिन मैं आलोक से अपने दिल का हाल कहने वाली थी। सुनंदा ने मानो धमाका किया। क्या मतलब? जानकी बुरी तरह चौंक गई। मतलब मैं आलोक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरा शर्मीलापन, मेरी झिझक, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आलोक से अपने दिल के हाल बता पाऊँ। बस मन ही मन उसे चाहती रही, उसके साथ ज़िंदगी जीने की ख्वाब देखती रही। और उस दिन जब हिम्मत करके मैं उसे बताने वाली थी, तभी मुझे पता चला कि तुम भी आलोक से प्यार करती हो। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे आलोक से कुछ कहती? मैंने उसी पल ही फैसला कर लिया कि मैं आलोक से कभी भी अपने दिल का हाल नहीं कहूँगी। और उस दिन जो तकलीफ़, जो दर्द मुझे महसूस हुआ, ऐसा लग रहा था मेरी पूरी दुनिया वीरान हो गई हो। सुनंदा बोली। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार मुझसे कह देती कि आलोक से मैं प्यार करती हूँ। जानकी कसमसाते हुए बोली। कैसे कह देती? तुम्हारी खुशी तुमसे छीन लेती क्या? याद है तुम कितना खुश थी, एक तुम ही तो थी जो मेरे लिए मेरा सब कुछ थी। तुम मेरी सहेली कहाँ थी? तुम तो मेरी बहन थी, और कोई बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की खुशियाँ कैसे छीन सकती है? सुनंदा ने रोते हुए कहा। ये क्या किया सुनंदा तुमने? मुझसे आज तक ये बात क्यों छुपाई? मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक बार मुझे बताना चाहिए था ना, मैं किस मुंह से तुम्हारे सामने आऊँगी? अब तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। जानकी सुनंदा की बात सुनकर फपक कर रो पड़ी। उसे सुनंदा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जानकी, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, ना कोई शिकवा कर रही, क्योंकि अगर ऊपर वाले ने मुझसे आलोक छीन लिया तो कृष्णकांत जी जैसा जीवन साथी दे दिया, जिन्होंने कभी मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और जब मेरी सेजल पैदा हुई तो मानो मैं सब कुछ भूल ही गई।
लेकिन ज़िंदगी भर मुझे इस बात का मलाल रहा था कि मैंने हिम्मत की होती तो आलोक जी सेजल के पापा होते। जब किसी को उसका प्यार नसीब ना हो तो पूरी ज़िंदगी वो उस दर्द, उस तकलीफ़ को महसूस करता है और अंदर ही अंदर सहता है। बहुत तकलीफ़ होती है जानकी, बहुत। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि सेजल मेरी जैसी बने, पर अफसोस वो मुझसे भी एक कदम आगे है। और तो और एक बार फिर से वही सब हो रहा है जो कभी मेरे साथ हुआ था। पर मैंने इस बार फैसला कर लिया था कि इस बार मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन भगवान ने शायद मेरी सांसों को बंद करने का इरादा कर लिया। इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरी सेजल को उस तकलीफ़ से बचा लो जो कभी मुझे मिली है। प्लीज़ जानकी, प्लीज़। कहते कहते सुनंदा बुरी तरह रोने लगी। तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगी मैं। सुनंदा बताओ क्या करूँ? आज तुमने मुझे आत्मग्लानि से भर दिया है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। अनजाने में जो पाप मैंने किया है उसके लिए मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर सकती। मैंने अनजाने में ही सही तुम्हारी खुशियाँ तुमसे छीन ली। मुझे माफ़ कर दो सुनंदा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जानकी भी सुनंदा के हाथों को अपने गालों से सटा कर रोने लगी। जानकी, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दे दोगी? सुनंदा रोते हुए बोली। सुनंदा, कैसी बात कर रही हो? तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। तुम मेरी जान भी मांग लो तो शायद आज मना ना करूं यार। जानकी भावनाओं में बहकर बोली। जानकी, मैं तुम्हारे पंकज को अपनी सेजल के लिए मांगती हूँ। प्लीज़ मना मत करना, तुम्हें मेरी कसम है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा किया है तो अपने पंकज को, मेरी सेजल को दे दो प्लीज़। ये तुम क्या कह रही हो सुनंदा? जानकी बुरी तरह चौंक गई। हाँ जानकी, मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैंने सेजल की आंखों में देखा है और जो महसूस किया है उसे मुझे ये पता चला कि वो पंकज से प्यार करने लगी है, लेकिन शायद कभी कह नहीं पाएगी। बिल्कुल मुझ पे गई है ना, इसीलिए। और मैं नहीं चाहती कि उसका वो पहला प्यार, उसकी भोलेपन और शर्मीलेपन, उसकी झिझक की वजह से उसे हासिल ना हो और वो ये सह नहीं पाएगी, टूट जाएगी। प्लीज़ जानकी, मेरी सेजल को टूटने से बचा लो। अगर मैं होती तो कुछ न कुछ कह देती, उसे संभाल लेती, लेकिन मेरे बाद उसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। जानकी, मेरी सेजल को अपने घर में, अपने दिल में जगह दे दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ प्लीज़, कहकर सुनंदा रोने लगी। नहीं सुनंदा, तुम्हें हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेजल जैसी लड़की पंकज को मिलना तो बड़ी नसीब की बात है। मैं हमेशा से सेजल जैसी एक बेटी चाहती थी और अब सेजल ही मेरी बहू बनकर मेरे घर में आ जाए तो ये तो मेरे लिए मेरा सपना पूरा होने के बराबर है। मुझे अफसोस है कि मैंने कभी इस नज़रिए से क्यों नहीं सोचा। तुम चिंता मत करो, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए सेजल ही मेरे घर की बहू बनेगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जानकी ने पक्के इरादे से कहा। थैंक यू सो मच जानकी, तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे सिर का कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। एक तुम ही हो जिसे मैं सेजल को सौंप कर आराम से अपनी आंखें बंद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी सेजल के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दोगी। वो बहुत मासूम है, भोली है, उसे संभाल लोगी तुम। काश मैं पंकज और सेजल की शादी तक जिंदा रह पाती और अपनी सेजल को खुद अपनी आंखों से दुल्हन बना हुआ देख पाती। सुनंदा बोली। फालतू बात मत करो, तुम रहोगी, तुम कहीं नहीं जा रही सुनंदा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपनी बेटी को मंडप में बैठाने तुम ही लाओगी और फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? अब तो तुम मेरी समधन बनने वाली हो, हमारी दोस्ती तो अब रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ऐसे कैसे जाने दूंगी तुम्हें? अभी तो तुम्हें मेरे नखरे सहने हैं। आखिर मैं लड़की की माँ जो हूँ। जानकी रोते हुए मुस्कुराते हुए बोली। जानकी की बातें सुनकर सुनंदा रोते रोते ही मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं जानकी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है अब मेरे जाने का वक्त आ गया। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था। अगले जन्म में मैं फिर जन्म लूँगी तो इस बार जानकी बनकर आऊँगी, तुम्हारी तरह बिंदास रहूँगी। फिर देखती हूँ कि कैसे तुम मेरा प्यार छीनती हो। सुनंदा ने मजाक में कहा।
हाँ ठीक है, और मैं इस बार सुनंदा बनकर आऊँगी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगी, जानकी ने कहा। तभी नर्स ने कहा कि मिलने का टाइम ख़त्म हो गया। पेशेंट के अटेंडेंट, चलो बाहर आओ सब, सुनंदा जा रही हूँ बाहर, तुम जल्दी से ठीक होकर बाहर आओ, हमें अपनी बच्ची की शादियाँ धूमधाम से करनी है, हमें अपने बच्चों की शादियाँ धूमधाम से करनी है, जानकी बोली। सुनंदा की आंखों में आंसू भरे थे। वो कुछ नहीं बोली। जा रही हूँ मैं, यहीं रहूँगी, कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो बताना, ठीक, जानकी बोली। और हाँ, सेजल की चिंता मत करना, वो मेरे पास है, आपसे वो मेरी बेटी है, उसकी तुम रत्ती भर फिक्र मत करना, वे जल्दी से ठीक हो जाओ, जानकी ने कहा। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और बाहर निकल गई। जानकी बाहर तो निकल आई, लेकिन जैसे उसके पैरों में किसी ने 100 मन के पत्थर बांध दिए हों। उसका एक एक कदम उठाना भारी लग रहा था। आज जो रहस्यो घटना उसके सामने हुआ था, उसे जान के उसका पूरा वजूद हिल गया था। सुनंदा ने उसके लिए इतना त्याग किया था और उसे ये बात पता भी नहीं थी। आज ये रहस्य जान के जानकी का सुनंदा के लिए प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि अगर उसका बस चलता तो अपनी ज़िंदगी देकर सुनंदा की ज़िंदगी खरीद लेती, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। वो तो बस भगवान से सुनंदा के ठीक हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू अनायास निकल रहे थे। उसका दिल भर आया था क्योंकि आज सुनंदा ने उसके सामने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया। इतनी विचलित और टूटी हुई सुनंदा उसने इसके पहले कभी नहीं देखा था। वो आई और बेंच पे बैठ गई। गुमसुम उदास उसका चेहरा बेसुमार दर्द से भरा हुआ था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जुबान खामोश, गला रूंधा हुआ। वो बिना किसी से कुछ बोली, किसी से कोई बात की, जाने कब तक बैठी रही। करीब करीब 1 घंटे बाद पंकज का फ़ोन आया और उसने अपनी मम्मी से वो कहाँ है पूछा। जानकी ने पंकज को सारी बात बताई और बताते बताते लगातार रो रही थी। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ, पंकज ने घबरा कर कहा। जानकी, सेजल और कृष्णकांत जी हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। पंकज और आलोक तेज तेज कदमों से चलते हुए आए। पंकज को देखते ही सेजल बहुत ज़ोर से रोने आया, लेकिन उसने अपने आप को किसी तरह खुद को रोने से रोक लिया, लेकिन अपनी जोर की सिसकी को ना रोक पाई। आलोक जी ने कृष्णकांत को और पंकज ने अपनी मम्मी और सेजल दोनों को संभाला। थोड़ी देर बात करने के बाद जानकी ने पंकज को सबके लिए कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए लाने को बोला। पंकज सारा सामान लाने बाहर चला गया। आईसीयू वार्ड से बाहर डॉक्टर निकले और उन्होंने कृष्णकांत जी को बुलाया। कृष्णकांत जी के साथ साथ जानकी भी डॉक्टर के पास आई। सर, उनकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो हमने बंद कर ली है, लेकिन दिमाग के अंदरूनी हिस्से में लगी हुई चोट से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। एक स्कैन हमने तब किया था जब उनको एडमिट किया था, और एक स्कैन अब किया लगभग 20-22 घंटे बाद, और जो हमें दिखा वो चिंताजनक है। दिमाग के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से खून दिमाग के हिस्से में जम रहा है। हमें तुरंत ही उस इंटरनल ब्लीडिंग को रोकना होगा, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो सर, देर किस बात की है, जो कहना है कीजिए, बस मेरी सुनंदा को बचा लीजिए प्लीज़, कृष्णकांत जी ने अधीर होकर कहा। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें कुछ ना हो, बाकी मारना और बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपको सिचुएशन बताना ज़रूरी है। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और इंटरनल ब्लीडिंग अभी भी हो रही है, तो थोड़ा सा पेशेंट क्रिटिकल तो है, इसीलिए ऑपरेशन करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। पहले हमने ट्राई किया कि मेडिसिन से उस ब्लीडिंग को रोक दें, लेकिन 24 घंटे होने वाले हैं और अभी भी वो ब्लड का बहना बंद नहीं हुआ। अब हमारे पास ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, डॉक्टर बोले। सर, आपको जो ठीक लगे आप करें, बस सुनंदा को बचा लीजिए प्लीज़, जानकी बोल पड़ी। ठीक है, फिर मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, कहकर डॉक्टर उठकर अंदर चला गया। जानकी का वह दिल अब घबराने लगा था। बार बार उसे सुनंदा की बातें याद आ रही थी। शायद
अब मैं बच ना पाऊँ। सुनंदा का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। वो विचलित हो रही थी। उसकी भी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। बार बार उसका कलेजा मुंह को आ जा रहा था और दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबरा रहा था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद सुनंदा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। सबके सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि सुनंदा को कुछ ना हो, लेकिन होना वही था जो ऊपर वाला चाहता था। सुनंदा का खुद का जो डर था वो सच साबित हुआ। सारी प्रार्थनाएं, सारी दुआएं, सारी मनौती व्यर्थ साबित हो गई। ऑपरेशन करते टाइम सुनंदा की वो इंटरनल ब्लीडिंग तेज हो गई जिससे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जा सका। और फिर सुनंदा करीब करीब 7 बजे शाम को इस दुनिया को छोड़ कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। करीब करीब 3 घंटों बाद सर्जरी करने वाली डॉक्टरों की टीम बाहर निकली। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कृष्णकांत जी ने धड़कते हुए दिल से डॉक्टर के पास पहुंचे। सर, कैसी है मेरी पत्नी? उनका ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन सक्सेस हो गया ना? कृष्णकांत जी की आवाज़ मानो गहरी कुएं से निकली। सर, आई एम सॉरी। आपको खुद को और अपने परिवार को संभालना होगा। ये वो क्षण होता है जब हमें सबसे अधिक दुख होता है। हमें समझ नहीं आता कि हम पेशेंट के परिवार वालों को कैसे बताएं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर ने उदास होकर कृष्णकांत जी से कहा। ऐसे कैसे? आपने तो बोला था कि ऑपरेशन करके सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे कैसे? कृष्णकांत जी को यकीन नहीं हुआ। मैं जानता हूँ सर, आपके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन चोट बहुत ज़्यादा गहरी थी। बाहर निकलता हुआ खून तो रुक गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहता रहा और उसकी वजह से दिमाग के हिस्सों पर जम गया। जब हमने उसे साफ करने की कोशिश की तो फिर का खून का बहना और तेज हो गया और इसी वजह से उनकी जान चली गई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अभी सुबह तो सुनंदा से बात किया था। वो सुबह तो ठीक थी, उससे बात कर रही थी, हाल चाल पूछा, खाने के लिए पूछा। सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी, अब ऐसे कैसे? आपने ठीक से चेक किया है? सर, कृष्णकांत जी मानो अपने होशो हवास को खो बैठे। वो तो मानने को राजी नहीं थे कि सुनंदा इस दुनिया में नहीं है। सर, हमने ठीक से चेक किया है। सुबह इसीलिए ठीक थी क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग तब दिमाग में फैली नहीं थी, जमा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वो ज़्यादा होता गया। और फिर आई एम सॉरी, हम उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे। खुद को संभालिए। बाकी का सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको भी 1 घंटे बाद बॉडी मिल जाएगी। आई एम सॉरी कहकर डॉक्टर जाने लगी। कृष्णकांत की आंखों के आगे मानो अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक पल में जैसे उनकी दुनिया किसी ने लूट ली हो। ऐसे कैसे हो गया? सुबह तो बात किया था, ऐसे कैसे अचानक से? कृष्णकांत जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चले जाने के बाद भी जब कृष्णकांत जी बाहर नहीं निकले तो आलोक कृष्णकांत जी के पास आए और बोले, कृष्णकांत जी क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर तो अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि सुनंदा अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अभी सुबह तो हमने उससे बात की है। मुझे लग रहा है ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। ये आजकल ना हॉस्पिटल में भी लापरवाही होने लगी है, बहुत ज़्यादा। पेशेंट जिंदा रहता है तब भी उसे मना बता देते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने पेपर में पढ़ा था ऐसे ही वाकया। कृष्णकांत जी को यकीन ही नहीं हो रहा था। आलोक जी को पूरा मामला समझ में आ गया। वो बोले, अच्छा चलिए बाहर चलते हैं, अभी किसी दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। कहकर आलोक ने कृष्णकांत को पकड़कर बाहर लेकर आए। कृष्णकांत का पूरा वजूद हिला हुआ था। सेजल ने आलोक को अपने पापा को इससे लाता देखा तो वो भी घबरा गई और जानकी और पंकज भी चौंक गए। क्या हुआ अंकल? पापा को सेजल ने दौड़कर आलोक जी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा बीपी डाउन हो गया। बैठाओ, पानी दो। पंकज जा पानी ले आ बेटा, आलोक ने कहा। सेजल ने अपने पापा को संभाला। क्या हुआ पापा? आप तो डॉक्टर से बात करने गए थे ना, क्या कहा डॉक्टर ने? मम्मी कैसी हैं? सेजल ने कृष्णकांत से पूछा। साला वो पागल डॉक्टर जाने क्या अनाप शनाप
बोल रहा था, मुझे लग रहा है ये हॉस्पिटल ही सही नहीं है, चलो तुम्हारी मम्मी को लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चलती हैं। कृष्णकांत जी गुस्से से बोली, क्या हुआ, क्या कह रहा था? सेजल ने धड़कते हुए दिल से पूछा। अरे छोड़ो, उसके कहने से मैं थोड़ी न मान लूँगा। अभी सुबह तो इतने अच्छे से मैंने बात किया, तुमने भी तो किया था ना, तुमने मम्मी से बात किया था ना। कृष्णकांत जी ने सेजल से हामी भरवाई। और जानकी भाभी, आप तो बहुत देर बाद आई, क्या सुनंदा को इतनी प्रॉब्लम लग रही थी? कृष्णकांत जी बोले तो वो बिल्कुल बदहवास थे, उन्हें शायद होश ही नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। हाँ, बात तो किया था, लेकिन हुआ क्या भाई साहब, बात क्या है? जानकी ने पूछा। वो डॉक्टर कह रहा है कि सुनंदा अब इस दुनिया में नहीं है। कृष्णकांत जी ने धमाका सा किया, उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ था। वो किसी अर्धविक्षिप्त जैसी हरकतें कर रहे थे। क्या? जानकी की दिल पर जैसे किसी ने जोर का मुक्का सा मारा हो। वो सन्न रह गई। ऐसा लगा जैसे कि अभी के अभी उसके दिल की धड़कनें धड़कना बंद हो जाएंगी। एक पल को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और सेजल तो बुरी तरह चीख ही पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी। अरे कुछ नहीं हुआ सेजल, मम्मी को रो मत बेटा। कृष्णकांत जी ने सेजल को अपने सीने से चिपका लिया। सेजल ने अपने पापा को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह सुबक सुबक कर रोने लगी। और जानकी को अचानक से चक्कर सा आया और वो सिर पकड़कर धम्म से वहीं बेंच पे बैठ गई, अपने आंसू रोकते रोकते। कब की सिर पर हाथ रख वो सुबकने लगी, उसे खुद को ही नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद सुनंदा की बॉडी को सील करके लाया गया और सुनंदा की बॉडी को देखते ही मानो भूचाल आ गया हो। सेजल अपनी मम्मी से इस तरह लिपट कर रोने लगी कि देखने वाले का कलेजा थर्रा जाए। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, मानो पागल हो गई हो। मम्मी, मम्मी प्लीज़ उठ जाओ, आप ऐसे कैसे कर सकती हो? आप ऐसे कैसे छोड़ कर जा सकती हो? मैं कैसे रहूँगी? आप ही कहती थी कि मेरी सेजल मेरे बिना नहीं रह पाएगी, तो अब कैसे? उठ जाओ ना प्लीज़ मम्मी, प्लीज़। सेजल सुनंदा को झकझोर कर उठाने की कोशिश कर रही थी और बुरी तरह रो रही थी। कृष्णकांत जी अलग रो रहे थे। जानकी को तो मानो होश ही नहीं रहा हो। चारों तरफ भीषण चीख पुकार मची हुई थी। इतना करुण और मार्मिक दृश्य था कि पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा फटने को हो जाए। सुनंदा, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये कैसी यारी है? हमने सब कुछ साथ किया, साथ पढ़े, साथ कॉलेज गए, साथ शादी की, साथ बच्चे किए, और अब बीच रास्ते अकेले छोड़कर चली गई। ये कैसी दोस्ती निभाई तुमने सुनंदा? तुमने ठीक नहीं किया। जानकी बुरी तरह बिलखते हुए बोली। सुनंदा, कम से कम सेजल का तो ख्याल करती, वो नन्ही सी जान तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? और मैं बिना तुमसे बात की मुझसे रहा नहीं जाता था, अब मैं कैसे रहूँगी? इतना भी नहीं सोचा? तुमने ठीक नहीं किया सुनंदा, तुमने बहुत बुरा किया। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत बहुत नाराज़ हूँ। कहते कहते जानकी फपक फपक कर रोने लगी। उसे भी रोते देख कर सेजल की चीखें और बढ़ गई। वो तो जैसे पागल हो गई। चारों तरफ बस चीख पुकार और रोना ही था। आलोक और पंकज दोनों ने जब देखा तो उनका कलेजा कांप गया। सबका रोना देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन इस वक्त सबको समझना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए आलोक ने जानकी को सबसे पहले समझाया, जानकी होश में आओ, अगर तुम टूट जाओगी तो सेजल को क्या होगा? देख रही हो उसका कितना बुरा हाल है, सोचो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। जाओ उसे संभालो, तुम तो समझदार हो, अपने आप को संभाल लोगी। सेजल तो बच्ची है ना, उसे संभालना ज़रूरी है, वरना वो टूट जाएगी। आलोक ने जानकी को समझाते हुए कहा। आलोक, कैसे संभालूं? ये अचानक से क्या हो गया? अभी कल तो कितनी खुश थी जब उसके घर गए थे, और अभी इस तरह अचानक से सब बिखर गया। आलोक, सब बिखर गया। वो सिर्फ मेरी सहेली नहीं, मेरी बहन थी, सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी वो मुझे। ऐसे कैसे हो गया भगवान, ऐसे कैसे हो गया? जानकी बुरी तरह फपक फपक कर रो रही थी। मैं जानता हूँ जानकी कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन सेजल का भी तो सोचो,
उसकी तो माँ नहीं रही, उसे संभालना ज़्यादा ज़रूरी है और उसे सिर्फ तुम ही इस वक्त संभाल सकती हो। जाओ सेजल को संभालो, मैं कृष्णकांत जी को देखता हूँ। थोड़ा धीरज से काम लो, अभी बॉडी को घर भी ले जाना है, सारा इंतजाम करना है, आलोक ने कहा। जानकी ने खुद को संभाला और सेजल के पास गई, जो अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। जानकी रोती हुई उसके पास गई और उसके कंधे पे हाथ रखा। सेजल ने पलट कर जानकी को देखा और फिर आकर जानकी से लिपट गई और इस तरह दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि जानकी का कलेजा दहल गया। उसने जानकी को इतनी ज़ोर से पकड़े रखा था कि जानकी हिल भी नहीं पा रही थी। सेजल के साथ ही साथ जानकी भी बुरी तरह रो रही थी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे छोड़ कर चली गई, अब मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? सेजल बुरी तरह फपकते हुए बोली। सेजल, अपने आप को संभालो बेटा, मैं हूँ ना, तुम तो समझदार हो। अगर तुम अपने होश खो दोगी तो कैसे काम चलेगा? जानकी ने रोते रोते ही सेजल को समझाना शुरू किया और किसी माँ की तरह सेजल के आंसू पोंछने लगी। लेकिन सेजल का रोना बदस्तूर जारी रहा। आलोक ने कृष्णकांत को समझाया और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। सुनंदा की बॉडी हॉस्पिटल से घर की तरफ एम्बुलेंस से लेकर चल पड़ी। अगर आप लोग इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना।